आई एम ऑडिएबल मित्रों। यस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं इनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अनअकैडमी के ऑन जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। दोस्तों, आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूजीसी नेट की। तो यूजीसी नेट के लिए आप हमारा चैनल वाईफाई स्टडी का यूजीसी नेट का चैनल, यूजीसी नेट का चैनल जो है वाईफाई स्टडी का, आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट का। ठीक है, यहाँ पे हमारी रेगुलर क्लास रहती है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक क्लासें हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सुबह हमारी क्लासें रहती है दोस्तों फर्स्ट पेपर की मॉर्निंग में, और शाम को हमारी क्लास रहती है सेकंड पेपर के अंदर। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों सुबह मॉर्निंग के अंदर करंट अफेयर के लिए, और शाम को ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे 7 PM पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है मित्रों, पिछले कुछ क्लासों में डिस्टर्बेंस था, अब हमारा ये नेटवर्क का इशू रिजोल्व हो गया है, तो हम लोग अब रेगुलर क्लासेस लेंगे। दोस्तों, अगर आपने यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जो मेरा कोड है NKS लाइव, क्या कोड है? NKS लाइव। इस कोड से आप यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, साल भर का 1 साल का कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 1 साल का कोर्स आपके लिए सस्ता होगा। 1 साल या 2 साल का जितना बड़ा कोर्स, जितना लंबी दूरी का कोर्स आप लेंगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और दोस्तों, यहाँ पे 24/7 आप पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और टीचर से अपनी क्वेरी सोल्व करा सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप यूजीसी नेट आपकी एक बार में अच्छे से निकलेगी। ना सिर्फ आपकी नेट क्लियर होगी बल्कि आपकी GRF भी क्लियर होगी। ठीक है मित्रों, और GRF करके आप क्या बनेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हम लोग आपको यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा स्कीम है दोस्तों। अभी हम लोग नेक्स्ट फेज के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो पोस्ट आई हैं उसका जो पेपर 1 होगा उसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। वो तैयारी आपकी जब भी कर पाएंगे जब आप हमारा जो प्लस कोर्स है वो ज्वाइन करेंगे। NKS लाइव के तहत 10% का डिस्काउंट आप लीजिए और उसको आप ज्वाइन करके आप कर सकते हैं अपनी तैयारी शुरू। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दे दिया, मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी है। तो याद रख लीजिए, बार बार आपके मिलने वाले आपके जानकार जो भी अटेंड करना चाहते हैं तो NKS लाइव का आप बार बार यूज कीजिए। NKS लाइव आपको 10% डिस्काउंट आपको दिलवाएगा। ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि NKS लाइव का जब आप कोड लेते हैं तो आपको 12 महीने की सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मात्र कितने में पड़ती है? 866 रुपए। तो यहाँ पे आप रेफरल कोड में मेरा कोड डालिए। ये जो ऐसे फीस 11,550 है, तो जैसे आप रेफरल कोड में मेरा नाम डालेंगे NKS लाइव तो आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। और आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 10,395। और 10,395 फीस होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपकी कुल फीस 866 रुपये मात्र, और आप 24 महीने का प्रोग्राम लेते हैं तो 630 रुपये मात्र पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जरूर याद रखें। मैंने आपको बताया कि हम लोग 3 लेवल की तैयारी करवा रहे हैं। आपको नेट भी करवा रहे हैं, आपको GRF भी करवा रहे हैं, और साथ साथ आपको हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करवा रहे हैं। ठीक है, तीनों तैयारी आपकी एक सिलेबस के अंदर हो रही है। ठीक है मित्रों, तीनों तैयारी आपकी एक सिलेबस के अंदर हो रही है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यूजीसी नेट के लिए आपको रोज शाम को 7 PM पे आपको डेली शाम को यूजीसी नेट के चैनल पे मिलूंगा। साथ साथ अनअकैडमी के ऐप के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो ये जो मैंने सिलेबस के बारे में आपको पहले डिटेल बता चुका हूँ, पिछले वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा। पूरी सिलेबस को मैंने कवर किया है कि किस तरीके से हम लोग सिलेबस को लेके चलेंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आज, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। मैंने बैंकिंग ऑफ इंडिया आपको करवाई थी, और बैंकिंग ऑफ इंडिया में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग करवाई थी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से फॉरेन बैंक्स इंडिया में आए हैं। ठीक है, फॉरेन जो गोरे लोग इंडिया में आए थे, उसके बाद किस प्रकार से बैंकिंग चली थी। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा शुरू करते हैं दोस्तों। एजेंसी हाउस उन्होंने खोला था, ठीक है, सबसे शुरू के अंदर। तो इंडिया का पहला बैंक वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मतलब खोला किस कंपनी ने? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। किसने खोला था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कब खोला था? 1770 के अंदर। तो इंडिया का पहला बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
कब खुला? 1770 के अंदर खुला। कौन सी कंपनी ने खोला? अलेक्जेंडर कंपनी ने क्यों खोला? क्योंकि उस जमाने में बैंक गवर्नमेंट नहीं खोलती थी, एज ए प्राइवेट कंपनी के रूप में बैंक खुलते थे। ठीक है मित्रों, उसके बाद मैंने बताया कि 18वीं शताब्दी के बाद में जब अंग्रेजों ने 3 एरिया में शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, 3 एरिया कौन से थे उनके? बॉम्बे, बंगाल, ठीक है, कलकत्ता और मद्रास। इन 3 प्रेसिडेंसियां बनाई और 3 प्रेसिडेंट में उन्होंने शासन शुरू किया। तो भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने। ठीक है, मैंने बताया था आपको 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे भारत के अंदर। ठीक है, अलग अलग तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए आप 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए 1800 में। बैंक ऑफ बंगाल, उस बैंक ऑफ बंगाल का नाम बैंक ऑफ कलकत्ता खोला गया था और बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम 1809 के अंदर बदल के क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इस तरीके से कुल बैंक्स खोले गए हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 3 बैंक हैं और इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 में कौन? जेएम केन्स की सिफारिश के ऊपर, जेएम केन्स जो आधुनिक इकोनॉमिक्स के जन्मदाता हैं, उनकी सिफारिश किसका नाम क्या कर दिया गया? इंपेरियल बैंक। क्या कर दिया दोस्तों? उसका नाम इंपेरियल बैंक। और आजादी के बाद में एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पर इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1 जुलाई 1955 को। तो दोस्तों ये मैं पिछली क्लास का आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको पूरी क्लास देखनी हो तो आप पिछली क्लास देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। या मैंने आपको बताया था कि इंडिया का पहला लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक जिसके अंदर इंडियन लोगों को जगह दी गई थी, वो कौन सा बैंक था? अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा दोस्तों? अवध कॉमर्शियल बैंक। कब बनाया गया था? 1881 के अंदर। आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। इंडियंस का पहला बैंक कौन सा है? पीएनबी, क्योंकि इसमें इंडिया के लोगों ने अपनी कैपिटल डाली थी। कब खोला गया था? 1894 में। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। और ठीक है, क्योंकि इसमें इंडियन ने मैनेज भी किया और इंडियन ने अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट की। तो पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है जिसमें 100% कैपिटल इंडियंस की थी? वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब खोला गया? 1911 के अंदर, क्योंकि ये होली ओन्ड और मैनेज बाय इंडियंस था। ठीक है, और इंडिया का पहला बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने फॉरेन में ब्रांच खोली वो है लंदन के अंदर 1946 के अंदर। ठीक है, और इंडिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद। तो ये सारी हिस्ट्री हमने पिछले क्लास के अंदर कर ली थी दोस्तों। अभी हमने केवल इनका रिविजन किया है। ठीक है मित्रों, और ये स्टेट बैंक की बात मैंने आपको बताई दिया कि स्टेट बैंक 1955 में बन गया। लेकिन स्टेट बैंक के साथ में बाकी जो इसके एसोसिएट बैंक है ये और जोड़ दिए गए थे। ठीक है, एसोसिएट बैंक इनके साथ में और जोड़ दिए गए थे। कितने एसोसिएट बैंक जोड़े गए थे? 8। तो इन एसोसिएट बैंकों की कहानी क्या थी, कैसे ये बने थे, किन किन महाराजाओं से संबंध रखते थे, ये सब मैं आपको पिछली क्लासों के अंदर बता चुका हूँ दोस्तों। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब शुरू करते हैं हम लोग आरबीआई। तो आरबीआई का भी हम लोग एक सेक्शन पिछले क्लास के अंदर किया है, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देन आफ्टर हमारी जो आज का मेन टॉपिक है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मित्रों आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था 1920 के अंदर। इस हिल्टन यंग कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। इसको हिल्टन यंग भी कहते हैं और रॉयल करेंसी ऑन इंडियन करेंसी भी कहते हैं। इस कमीशन ने 1926 में कमीशन बनाया गया था। ठीक है, 1920 के अंदर 1920 के अंदर ये बनाया गया था। 1926 के अंदर इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, उस रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने क्या कहा, उस रिपोर्ट में कहा गया कि एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करे। क्योंकि आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर सारे बिजनेस तबाह हो गए, बहुत सारे बैंक बर्बाद हो गए। तब बाकी बचे हुए बैंकों को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने एक हिल्टन यंग कमीशन बनाई और उन्होंने कहा एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इस कमेटी की सिफारिश 1926 के अंदर आई और इस सिफारिश के आधार पर 1934 के अंदर आरबीआई एक्ट 1934 बना और इस एक्ट के हिसाब से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना अस्तित्व में आ गया। आरबीआई की शुरुआती कैपिटल कितनी थी दोस्तों? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ प्राइवेट लोगों की कैपिटल थी, गवर्नमेंट की नहीं थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट था। उसके बाद इसका इनिशियली हेड ऑफिस कहाँ था? कलकत्ता के अंदर। लेकिन 1937 में ट्रांसफर कहाँ पे हो गया? मुंबई के अंदर। ठीक है, और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया? अब दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरबीआई को जब बनाया गया था तो एक प्राइवेट बैंक के रूप में बनाया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद में हम लोगों को आरबीआई को सेंट्रल बैंक बनाना था, तो हम लोगों को उस बैंक को राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि जब किसी गवर्नमेंट बैंक कोई भी गवर्नमेंट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की
किसी प्राइवेट कंपनी की 100% कैपिटल को एक्वायर कर लेती है ना, 100% कैपिटल को एक्वायर कर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम लोग, नेशनलाइजेशन। ठीक है मित्रों, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन, पहला हमारा बैंक था जिसका हमने राष्ट्रीयकरण किया, वो था आरबीआई 1 जनवरी 1949 को। किस एक्ट के तहत, 1949 के अंदर एक एक्ट भी आ गया था। ठीक है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। ये उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन और है कि 1 अप्रैल 1935 को ये बन गया, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के ऊपर बन गया, और नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। ये एक डेटे है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, और अब आरबीआई की मैं गवर्निंग के बारे में बताता हूँ दोस्तों। आरबीआई में कुल 21 मेंबर हैं। ठीक है, 21 मेंबर में 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 लोकल डायरेक्टर और 10 डायरेक्टर और 1-2 गवर्नमेंट ऑफिशियल। इस प्रकार से कुल 21 मेंबरों का जो बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर का बोर्ड है। इसमें चीफ अध्यक्ष कौन रहते हैं, आरबीआई के चेयरमैन, जो हमारे मेन गवर्नर है शशिकांता दास, या जो भी गवर्नर रहेगा उस टाइम पे वो उसका अध्यक्ष होगा। तो ये 21 मेंबर का बोर्ड है, वो पूरे आरबीआई को मैनेज करता है। कितने, ये पूरे बोर्ड जो है पूरे आरबीआई को मैनेज करता है, 21 लोगों का बोर्ड। ठीक है मित्रों, इनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, उसके हिसाब से हमारा मैनेज हो जाता है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे दोस्तों, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, और अभी कौन है, शशिकांता दास। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये तो एक मैंने आपको बहुत फटाफट पिछले लेक्चर का हमने एक रिवीजन किया है। ठीक है मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसका हमने आज एक रिवीजन कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने अनअकैडमी ऐप ज्वाइन नहीं की है तो आप अनअकैडमी ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मित्रों, फिर मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई सारे काम खुद नहीं करते, आरबीआई की कुछ सब्सिडरी कंपनियां हैं। ठीक है, आरबीआई बाकी काम उन सब्सिडरी कंपनियों को दे रखा है। ठीक है, और उन सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से ये आरबीआई अपना काम करवाता है। तो दोस्तों देखते हैं आरबीआई की कौन कौन सी सब्सिडरी कंपनियां हैं। आरबीआई की 4 सब्सिडरियां हैं इस टाइम पे, 2 सब्सिडरी और थी इनकी पहले 20 फरवरी 2019 से पहले, एक थी नाबार्ड और एक नेशनल हाउसिंग बैंक। अब उनकी सब्सिडरी नहीं है, वो अलग हो चुकी हैं। तो नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक अलग हो चुके हैं। अब फिलहाल इनका डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी मुंबई के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, जो कि आरबीआई की नोट छापने का काम करता है। और रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो रिजर्व बैंक की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करता है। और इंडियन फाइनेंशियल टेक एंड अलाइड सर्विसेज। इस प्रकार से ये चारों कंपनियां आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है जो कि काम करती हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आरबीआई का जो सब्सिडरी कंपनी है, आरबीआई रिजर्व, जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, ये नोट छापने के काम करती है। ठीक है, नोट छापने के काम करती है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने कल उस पिछले क्लास के अंदर भी एक चीज डिस्कस की थी, अभी भी कर रहा हूँ कि नोट छापने का काम 2 लोगों का है। ठीक है, नोट छापने का काम कितने लोगों का है, 2 लोगों का। ठीक है, एक तो है आरबीआई। ठीक है मित्रों, एक तो कौन है, आरबीआई। आरबीआई क्या करती है दोस्तों, और गवर्नमेंट कौन से नोट छापती है, तो ₹1 का नोट, ₹1 का नोट और कॉइन्स, ये कौन निकालता है, गवर्नमेंट। ठीक है, ₹1 के नोट पे किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव के। किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव। ठीक है मित्रों, और आरबीआई कौन से नोट छापती है, ₹2 और मोर। बात क्लियर है दोस्तों। अब शुरू करते हैं दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, उसकी अंडर में 2 बड़े जो है ना नोट छापने वाली जो 2 चेस्ट हैं। ठीक है, 2 कंपनियां हैं जो काम करती हैं, तो मैसूर के अंदर जहां नोट छपते हैं, और दूसरा सल्बनी। ये सल्बनी कहाँ है दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। तो यहाँ आरबीआई नोट छपवाती है अपने। ठीक है, और ये किस कंपनी के अंडर में है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ तक बात आपको समझ में आती है दोस्तों। अब आपके दिमाग में ये आ रही है, सर आरबीआई तो नोट यहाँ से छपवा लेती है। ठीक है, मान ली बात आपको, आरबीआई तो
रिजर्व बैंक से नोट, ये रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड नोट छपवा लेती है। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से छपवाती है? तो दोस्तों गवर्नमेंट दो काम करती है, एक तो प्रिंटिंग, गवर्नमेंट का प्रिंटिंग का काम, और दूसरा कॉइन्स को बनाने का काम, उसको क्या कहते हैं? मिंटिंग। ठीक है मित्रों, आरबीआई दो काम करती है, प्रिंटिंग और मिंटिंग। तो आरबीआई प्रिंटिंग का काम कहाँ है? ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश के अंदर और नासिक महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इनकी मिंटिंग और है जो मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, ठीक है, और कर्नाटक में। ये अलग अलग जगह इनकी मिंटिंग भी है, जो जहाँ पे कोइंस डाले जाते हैं, कोइंस बनाए जाते हैं, और ये हमारी प्रिंटिंग का काम करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट मनी क्यों छापती है। जब हमारे पिछले वीडियो के अंदर आप देखोगे तो मैंने आपको मनी के बारे में डिटेल से 3 लेक्चर बनाए हैं, जिसके अंदर मनी और मनी के कंपोनेंट्स को बताया है। जैसे मनी किस प्रकार से छापी जाती है, किस प्रकार बनाई जाती है, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन सब वीडियो को समझने के अंदर। ठीक है मित्रों, हम लोग बात करते हैं दोस्तों डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की। ये एक इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है। 2 सब्सिडरी के बारे में हम लोग बात की, एक तो ये होगी और दूसरी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दोस्तों 1961 के अंदर एक एक्ट लाया गया था। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली 1978 के अंदर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGS का निर्माण किया गया। अब DICGS क्या करता है दोस्तों? आपके और हमारे बैंक, आपका पैसा हमारे बैंक के पास में, ये बैंक है, ठीक है, तो उसके पास में 2 रूप में हमारा पैसा हो सकता है। पहला कि हमने उसमें सेविंग के रूप में पैसा मंगा होगा, और दूसरा हमने उसमें करंट अकाउंट के अंदर मंगा होगा, और एक परमिशन हो रहा है कि हमने उसमें FD या RD करवा रखी हो। ठीक है मित्रों, FD या RD करवा रखी हो। अब सपोज करो कि ये बैंक ए है ना, ये बैंक एक कोलैप्स हो गया या डूब गया, या ठीक है, ये ऐसी इसकी कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो हमारी DICGS है, डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, DICGS, ये कंपनी क्या कहती है? ठीक है, ये कंपनी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आप घबरा क्यों रहे हो? तो ये क्या करती है, ये जितने भी हमारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट वाले या FD RD वाले लोग हैं, इन सब का इंश्योरेंस करती है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या करती है? इंश्योरेंस ये करती है कि किसी व्यक्ति का पहले कितना अमाउंट था, वो 1 लाख रुपए का, अब कितना हो गया? 5 लाख रुपए का। अगर बैंक डूबता है तो RBI उस बैंक के पैसे को किससे दिलवाता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से, क्योंकि RBI सभी लोगों का इंश्योरेंस करवाता है इस कंपनी से। ठीक है मित्रों, तो ये कंपनी क्या करती है कि हमारे खतरे के समय पे, अभी देखो महाराष्ट्र का एक बैंक कराड़ सहकारी बैंक, मैंने ये कल करंट अफेयर में बताया था, ये बैंक खत्म हो गया, डूब गया। ठीक है, तो RBI ने कहा कि 99% लोगों का पैसा हमने DICGS के द्वारा दिलवा दिया है। ठीक है, कितने रुपए तक? 5 लाख रुपए तक। अब सपोज करो आपका 5 लाख नहीं था, आपके खाते में 6 लाख रुपए था। ठीक है, तो आपको अधिकतम अमाउंट कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख से ऊपर जब हम लोग जा ही नहीं सकते, 5 लाख और आपका अमाउंट विच एवर इज हायर, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, जो कि हमारी सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है उस पैसे का इंश्योरेंस करती है। क्या कहते हैं इसको? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 1961 में एक एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंगली 1978 के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग एक नई चीज के बारे में बात करेंगे, MPC के बारे में। ठीक है, MPC क्या होती है, MPC क्यों लाई गई? ठीक है दोस्तों, तो रघुराम जो हमारे मिस्टर पटेल जो थे हमारे पिछले चेयरमैन, तो 2016 के अंदर हमारे RBI एक्ट के रेगुलेशन में चेंजेस किए गए, और ये डिसाइड किया गया 21 मोर बोर्ड जो सदस्य जो बोर्ड है ना, वो तो केवल बैंक के गवर्निंग का काम है, बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, उसको करेगा। तो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कौन करेगा? तो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए एक अलग से MPC बनाएगी। ठीक है, क्या बनेगी? MPC। ठीक है मित्रों, एक MPC बनाई गई। ठीक है, और उस कमिटी MPC का नाम क्या दिया गया? पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका नाम दिया गया। अब इसका काम क्या था, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना। तो इसको क्या कहा, इसके अंदर कुल 6 लोग होते हैं दोस्तों, कुल 6 लोग होते हैं। 3 तो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, तो कुल 6 लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आरबीआई की एमपीसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में 4 बार, हर क्वार्टर के अंदर कम से कम 1 बार अपनी मीटिंग करती है, और उसके बाद हर क्वार्टर के बाद अपनी आरबीआई पॉलिसी को इश्यू, क्वार्टरली पॉलिसी इश्यू करती है। ठीक है, और फिर एनुअली पॉलिसी इश्यू करती है। और इस पॉलिसी के अंदर, इस एमपीसी की मीटिंग के अंदर ही इसका चेयरमैन कौन होता है दोस्तों, सही बताना। इसका चेयरमैन हमारे आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 2016 में आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। देन आफ्टर एमपीसी लाई गई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों लाई गई, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए, किस समय कितनी इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए इसको डिसाइड करने के लिए। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देता है दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान देता है महंगाई पे। दूसरा, मनी, मार्केट में कितनी मनी आई हुई है, एक्सेस मनी है या कम मनी है। इन 2 बड़े फैक्टर हैं जो उसमें, जिन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो उसके हिसाब से एमपीसी की जो कमेटी है वो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है। अभी 2-4 दिन पहले जो इंटरेस्ट रेट की जो एमपीसी की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने क्या कहा, स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है दोस्तों कि जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब जैसा पिछली पॉलिसी के अंदर था वैसा ही अब रखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो इसका मतलब होता है दोस्तों स्टेटस को। अब समझते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्या काम करेगी, वो इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने का काम करेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एमपीसी साल में 4 बार कम से कम मिलेगी। ठीक है, स्पेशली वंस इन एवरी क्वार्टर। बात क्लियर है यहाँ तक। इट पब्लिश इस डिसीजन आफ्टर सच मीटिंग, क्योंकि मीटिंग के बाद ये अपना डिसीजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें अपना डिसीजन निकाल देते हैं। ठीक है, कमेटी में कुल कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर। कमेटी में कितने मेंबर होंगे, कुल 6 मेंबर। 3 ऑफिशियल फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई। ये 3 लोग तो आरबीआई की तरफ से रहेंगे इसमें, और 3 लोग कौन होंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है मित्रों, यहां तक बात समझ में क्लियर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया इसी के लिए। ठीक है, आरबीआई एक्ट को अमेंडमेंट किया गया फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं दोस्तों कि एमपीसी जो वर्तमान में हमारी एमपीसी है इसमें कौन कौन है। तो मैंने बताया इसके अंदर कुल 6 लोग हैं। पहले तो हमारे जो गवर्नर रहेंगे, पदेन गवर्नर कोई भी, वर्तमान में शशिकांता दास, तो शशिकांता दास इसके मेंबर हैं। दूसरे जो 2 डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के 2 डिप्टी गवर्नर, कौन से, माइकल पात्रा, माइकल देबराता पात्रा और एम के सागर। ये 2 लोग हैं, माइकल देबराता पात्रा और एम के सागर। ये 2 लोग कौन है, डेप्यूटी डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ध्यान रखना, एक तो डेप्यूटी डायरेक्टर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये दोनों क्या है, एमपीसी के मेंबर। तो आरबीआई की तरफ से 3 लोग हो गए, एक खुद गवर्नर प्लस 2 डेप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है मित्रों, अब मैंने कहा कि 3 लोग होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है वो कौन कौन से हैं, वर्तमान में कौन है। एक है आसिमा गोयल। आसिमा गोयल प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है उसमें मेंबर है आसिमा गोयल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई बात क्लियर है, कोई समस्या किसी प्रकार की। ये आसिमा गोयल हैं जो प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर हैं। और जो मिस आसिमा गोयल हैं एक प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर के अंदर। कहाँ पे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है मित्रों, मुंबई के अंदर। दूसरे सदस्य है शशांक भिड़े। ठीक है, दूसरे सदस्य कौन है, शशांक भिड़े। ये कौन है, सीनियर एडवाइजर ऑन नेशनल काउंसिल ऑन अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च विंग, दिल्ली के अंदर। और तीसरे पर्सन है दोस्तों जयंत वर्मा। जयंत वर्मा कौन है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 3 लोग आरबीआई की तरफ से हो गए और 3 लोग हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड हो गए, आसिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। ठीक है मित्रों, तो ये कुल 6 मेंबर हैं जिनके आधार पे, जिनके डिसीजन के आधार पे
इसका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाता है। हाँ, और एक चीज खास बात क्या है कि ये जो लोग हैं जो एमपीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग एमपीसी की मीटिंग से 7 दिन पहले ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना कोई बाइट देंगे, ना ये बताएंगे कि वो लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है मित्रों। और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई भी सदस्य ये नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या नहीं लिया है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है मित्रों। तो एमपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमपीसी से बहुत सारे एग्जीक्यूशन बनते हैं। तो दोस्तों रिवीजन करते हैं एमपीसी का। एमपीसी क्या है? एमपीसी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए आरबीआई की कमेटी है, उसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, एक गवर्नर प्लस 2 डेप्यूटी डायरेक्टर, और 3 लोगों को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। तो कुल 6 लोग हो गए दोस्तों, ठीक है। ये 6 लोग मिलकर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। हर साल में कम से कम कितनी मीटिंग आवश्यक है? 4 मीटिंग। कैसे? हर क्वार्टर की 1 मीटिंग, ठीक है मित्रों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने बताया कि 3 लोग हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आसिमा गोयल हैं, शशांक भिड़े हैं और जयंत वर्मा हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आरबीआई काम क्या करता है। कि भाई सर ये आरबीआई तो ना सेंट्रल बैंक है, सबको केवल ये तो आदेश देता है, नियमों, ठीक है। आरबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल आदेश देता है, या फिर मतलब बाकी बैंकों को, या आरबीआई केवल मॉनिटरिंग का काम करता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, आरबीआई बहुत सारे काम करता है, ठीक है। अब बहुत सारे कामों में सबसे पहला काम क्या है? आरबीआई सबसे पहला काम करता है दोस्तों नोट इश्यू करने का, ठीक है। एकाधिकार है इसका। 1 रुपए के नोट के छोड़ के सारे नोट कौन छापता है? हमारे आरबीआई। एकाधिकार को क्या कहेंगे हम लोग? मोनोपोली, ठीक है। तो भारत की एकमात्र संस्था है जो 2 रुपए से ऊपर के नोट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सिस्टम क्या है नोट छापने का? यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है दोस्तों कि पहले प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम था, ठीक है, कि जितने के नोट हम लोग छापेंगे, जैसे सपोज करो मुझे 200 रुपए के नोट छापने हैं, तो मेरे उसके सामने मेरे पास 200 रुपए के या तो गोल्ड हो या फॉरेक्स रिजर्व हो 200 रुपए का, ठीक है। आरबीआई के पास इतना पैसा हो कि गोल्ड हो या फॉरेक्स रिजर्व, तब आरबीआई उतना पैसा छाप के आम पब्लिक को देता है। लेकिन 1957 के बाद में इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया और हम लोग कौन से सिस्टम पे आ गए? एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या कहता है दोस्तों कि आपके पास 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, आपके पास टोटल 200 करोड़ की कैश या गोल्ड होना चाहिए, ठीक है, कैश फॉरेक्स या गोल्ड होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, बाकी आप कोई भी चीज ले सकते हो। तो बाकी कोई भी चीज क्या हो सकती है? आपका फॉरेक्स रिजर्व हो गया, ठीक है। तो 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रख के आप नोट छाप सकते हो। लेकिन इसके बदले अब बैलेंस शीट तो मैच करनी है ना, ठीक है। तो इसके बदले गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट वो आरबीआई को एक बॉन्ड इश्यू करेगी। जैसे सपोज करो 1000 रुपए का बॉन्ड है, तो आरबीआई उस बॉन्ड के सामने मनी इश्यू कर देगी मार्केट के अंदर। बात क्लियर है? समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया कि पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था 1957 के पहले, जितना पैसा हमें छापना होता था उतना ही हमारे पास रिजर्व होना चाहिए था गोल्ड का या फॉरेक्स रिजर्व का। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जितनी भी विदेशी करेंसियां हैं, जिसमें डॉलर, लीरा, पाउंड, जो भी करेंसियां हैं, उसको हम लोग काउंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। उसके बाद हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर आए 1957 के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया? रिजर्व सिस्टम अपनाया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहाँ पे 200 करोड़ रुपए की आपकी कैपिटल चाहिए थी। क्या चाहिए थी दोस्तों? 200 करोड़ रुपए की आपकी कैपिटल होनी चाहिए थी। मतलब 200 करोड़ रुपए का आपका टोटल रिजर्व होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का मिनिमम आपको गोल्ड होना चाहिए था। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, मैंने बताया कि आरबीआई को नोट छापने का एकाधिकार है, ठीक है। आज की तारीख में हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम को यूज करते हैं 1957 से, ठीक है। जब ये सपोज करो कि आरबीआई की बैलेंस शीट है, 115 करोड़ का हमारे पास गोल्ड है, 85 करोड़ रुपए की हमारे पास फॉरेक्स है, और हमें 1000 करोड़ के नोट छापने हैं। तो आरबीआई क्या करेगा? इसके सामने 1000 रुपए के नोट छाप के दे देगा और गवर्नमेंट से 1000 रुपए का बॉन्ड ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट मैनेज हो जाती है।
ठीक है। जो करेंसी आरबीआई छापता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताना चाहा मुझे। गवर्नमेंट और आरबीआई जो करेंसी छापती है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, हाई पावर्ड मनी। याद आ गया आपको, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, हाई पावर्ड मनी। ठीक है मित्रों, जो गवर्नमेंट और आरबीआई निकालती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी। और ये हाई पावर्ड मनी क्या काम करती है, मनी मल्टीप्लायर का काम करती है। याद आ रही दोस्तों सब बातें पिछले लेक्चर की। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया आरबीआई का, नोट इशू करना। दूसरा लीगल टेंडर, मनी को लीगल टेंडर करना। नहीं, जो नोट हम लोग छापते हैं ना उसके ऊपर एक धागा सा लगा रहता है सिक्योरिटी के लिए, और उस पर एक लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, 50, 100, 500, 1000, 2000, जो भी उसका नोट है। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फिएट मनी। क्या कहते हैं हम इसको, फिएट मनी। तो आरबीआई जो नोट छापती है दोस्तों, वो किसके बेसिस पे छापती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब हो गया कि आपके पास 200 करोड़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए एट ए टाइम पे, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका फॉरेक्स रिजर्व। उससे ज्यादा नोट छापने तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट से बॉन्ड लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है मित्रों, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया कि जो भी आरबीआई नोट छापती है वो लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर का मतलब, जैसे 2016 के अंदर जब हमारी मनी को बंद किया गया, कौन सी मनी को, 500,000 रुपए के नोट बंद किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच क्या था कि आज से ये मनी लीगल टेंडर नहीं होगी। लीगल टेंडर मतलब जो मनी गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होती है, ठीक है, उसी मनी को हम लोग क्या कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं। ठीक है, तो अगले दिन जब 500,000 रुपए के आप नोट लेके गए तो आप लोगों को क्या कहा सबने कि सर ये नोट तो नहीं चलते, इन नोटों को हम लोग नहीं लेंगे, ये नोट नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो लिखी हुई थी ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, वो गारंटी गवर्नमेंट ने वापस ले ली। ठीक है, और जैसे वो गारंटी वापस ली तो उस नोट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ध्यान रखना, करेंसी के नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। करेंसी नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। हालांकि अब अंग्रेजों के जमाने का आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, तो वो कॉइन आज मार्केट में आप लेने जाओ तो वो कॉइन कितने रुपए का बिकता है, 700, 800, 900 रुपए का। क्यों? क्योंकि उस कॉइन की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उस कॉइन की वैल्यू है। लेकिन आप अगर 500 का नोट लेके जाओ जो 2016 में बंद हो गए, तो आपको क्या कहेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी लीगल टेंडर वैल्यू खत्म हो गई। तो जो लीगल टेंडर मिलता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग फिएट मनी। क्या कहते हैं, फिएट मनी। बात समझ में आ गई। तो आरबीआई का दूसरा काम क्या है कि सभी मनी जितनी भी वो इश्यू करेगा उस पर वो एक गारंटी देगा कि इतने रुपए की उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी तो आरबीआई खुद उसको वापस ले लेगा। ठीक है, ये तो उसका दूसरा काम हो गया। बैंकर ऑफ स्टेट, दोस्तों जितने भी हमारे स्टेट बैंक्स हैं, जितने भी स्टेट बैंक्स हैं, वो अपनी मनी कहाँ जमा करवाते हैं, आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। ठीक है, और सभी का अकाउंट या तो गवर्नमेंट बैंक के पास ये पैसे जमा कराते हैं या आरबीआई के पास। गवर्नमेंट बैंक में भी कहाँ जाता है इनका पैसा, जाता है एसबीआई के पास में। तो बैंक स्टेट जो हैं, अपने सभी स्टेट्स, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, वो सभी स्टेट आरबीआई के पास एक अकाउंट खुलवा के रखते हैं। ठीक है, और उस अकाउंट के थ्रू आरबीआई जितना पैसे उनको देता है तो वो उस अकाउंट के माध्यम से करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैंकर ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आता है दोस्तों अगला पॉइंट, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, रेपो, रिवर्स रेपो, इनके बारे में। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास अपना अकाउंट खुलवा के रखते हैं, और एक आरबीआई सबके पास अपना अकाउंट रखता है। ठीक है, तो आरबीआई के पास में सभी बैंकों का अकाउंट होता है, और इन बैंकों में भी आरबीआई का अकाउंट होता है, जिसके माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के माध्यम का, वो उस अकाउंट के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे आप सीआरआर का अकाउंट समझ लीजिए, या बैंक, इन कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार चाहिए आरबीआई का, तो वो भी इसी माध्यम से रूट होता है। तो हम लोग इसको क्या करें, बैंकर्स बैंक। जितने भी बैंकर्स हैं उनका भी बैंक कौन है, वो। दूसरा, इसका बैंकर्स बैंक बोलने का कारण क्या है, सपोज करो
एक बैंक XYZ को पैसे की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, उसको CRR मेंटेन करना है या उसको और कुछ भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो दौड़ के किसके पास जाएगा? वो दौड़ के जाएगा RBI के पास में, ठीक है जी, मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो RBI क्या करेगा? इसको पैसा उधार देगा, किस बेसिस पे देगा? रेपो की बेसिस पे, ठीक है। तो आधी रात को भी इसकी मदद करनी पड़ी तो RBI इसकी मदद करेगा, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है मित्रों। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं नहीं सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, दिक्कत आएगी लेकिन मैं आने नहीं दूंगा। दूसरा, मनी मार्केट रेगुलेटर। मनी मार्केट रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जितने भी बैंक हैं यहाँ पे हमारे भारत में, जितने भी बैंक्स हैं, बैंक, और जितनी भी NBFC या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इन पे कंट्रोल कौन करता है? इनको रेगुलेट कौन करता है? इन सबको रेगुलेट RBI करता है। RBI कैसे रेगुलेट करता है? बैंकिंग एक्ट 1949 अमेंडेड के माध्यम से RBI सभी बैंकों को, सभी फाइनेंशियल कंपनियों को और अदर फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री बैंक हैं उनको, जितने भी फाइनेंशियल से संबंधित हमारे बैंक हैं, उन सबको कौन मैनेज करता है दोस्तों? उन सबको मैनेज करता है RBI। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में आ गई जी। तो ये मनी मार्केट रेगुलेटर हो गया। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब सिंपल सा एक बात है, जब कोई बिल्कुल बर्बाद हो रहा हो, बिल्कुल बैंक बर्बादी के नजदीक पहुंच जाए, तो भाग के कहां जाएगा? RBI के पास में, ठीक है। जैसे SBI, जैसे हमारे अभी रिसेंट बैंकों में हुआ, यस बैंक में हुआ, तो वो बैंक भाग के कहां जाएगा? RBI के पास जाएगा। RBI को कहेगा सर मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूं। तो RBI की ऑब्लिगेशन है कि उस समय पे RBI को उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मदद किस रूप में होगी ये नहीं पता, लेकिन मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो कैश के रूप में हो, मैनेजमेंट के रूप में हो, या और किसी तरीके से हो। लेकिन लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं, बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिले, तो वो पैसा लेगा RBI से, ठीक है मित्रों। इसलिए इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। भाई कोई और चारा नहीं बचा हुआ, एक ही चारा बचा हुआ है कि हमने पैसा चाहिए, तो वो RBI उनको पैसा दे देगा, ठीक है। और उनकी शॉर्ट टर्म जो मैनेजमेंट है उसको मीट आउट रहेगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। जितना भी फॉरेक्स रिजर्व आता है फॉरेन से, जितना भी फॉरेक्स रिजर्व आता है, वो फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन कौन है? चाहे वो पैसा बैंक में आए, कॉमर्शियल बैंकों में, या एजेंटों के पास में आए, या सीधा RBI के पास में आए, इस पूरे पैसे का कस्टोडियन कौन होता है? फॉरेक्स रिजर्व का RBI रहता है, ठीक है मित्रों। RBI इस पूरे बैंक का कस्टोडियन मतलब गार्जियन, एक तरीके से आप गार्जियन समझ लीजिए। इस पूरे फॉरेक्स रिजर्व का गार्जियन कौन है? RBI। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ये बताया था कि फॉरेक्स रिजर्व का संबंध क्या है इंडियन मनी मार्केट से। तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा कि फॉरेक्स रिजर्व से बढ़ने से इंडिया में मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से इंडिया में मनी सप्लाई किस प्रकार से कम होती है, ठीक है मित्रों। इश्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगला पॉइंट क्या है? इश्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मैंने आपको भी बताया था कि इश्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? MPC जारी करती है। कौन सा डिसीजन लेती है MPC? इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेती है। किस बेसिस पे लेती है? इन्फ्लेशन या फिर ग्रोथ रेट, जो भी उनके डिसीजन हो इंटरनल, वो सब इंटरनल रखे जाते हैं, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट रेट। तो हमारी MPC इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और उसके बेसिस पे RBI मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। RBI क्या जारी करता है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। RBI कोशिश करता है कि जैसे कोरोना काल के हुआ, तो कोरोना काल के अंदर सभी धंधे बंद हो गए, तो RBI ने क्या किया? सभी लोगों को एक इमरजेंसी फंडिंग दी, लोनों पे मोरेटोरियम दिया, ठीक है। ऐसे प्रयास किए जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो काम RBI करता है।
उसके अलावा आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए काम करता है। समय समय पे बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है, मैंने बोला बैंकर्स बैंक, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा या एलटीआरओ के द्वारा इन सब के माध्यम से पैसा देता है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्त ये सारे थे आरबीआई के काम। ठीक है, आरबीआई इतने सारे काम करता है, इतने सारे तरीके से काम करता है तो ताकि देश में एक आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ठीक है मित्रों, आरबीआई का मुख्य काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। और राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? फिजिकल पॉलिसी कौन जारी करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, बात क्लियर दोस्तों? यहां तक आपको दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया कि आरबीआई के काम बताए हैं कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। और ठीक है, उसके अलावा मैंने आपसे एमपीसी के डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एमपीसी का जब गठन किया जाता है तो एमपीसी क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है। ठीक है, मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन जारी करती है और मॉनेटरी पॉलिसी हाफ ईयरली इशू की जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जब मॉनेटरी पॉलिसी इशू की जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इशू की जाती है? ठीक है मित्रों, तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू करने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सरकार जो हमारा आरबीआई है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। किसको? महंगाई कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ग्रोथ रेट के लिए, बाजार में ग्रोथ रेट बनी रहे इसके लिए वो प्रयास करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो इसके लिए भी आरबीआई प्रयास करता है। और देश में वित्तीय स्थिरता बनी रहे, क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। ठीक है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे 3 वीडियो हैं मनी एंड बैंक, मनी के, मनी एंड इस कंपोनेंट के, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको पहले मनी का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मार्केट में अब महंगाई का संबंध किससे है? मनी से। ग्रोथ का संबंध किससे है? मनी से। एम्प्लॉयड का संबंध कितना है? मनी से। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मनी संबंध कितने हैं? मनी से। जब बाजार के अंदर बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है, सपोज करो कि बाजार में 1 लाख रुपए आ गया और आरबीआई को लगता है कि पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुका है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी? इस पैसे को बाहर निकालेगी, सिस्टम से बाहर निकालेगी। ठीक है, और सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ कंपोनेंट्स का यूज करेगी, कुछ उसके उपकरण है, कुछ कंपोनेंट्स है उनका यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, जब वो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है तो ऐसे ही अगर आरबीआई को लगता है कि यार 1 लाख रुपए कम है, मुझे एक्सेस मनी पार करनी चाहिए। जब भी कोरोना काल में जब मनी बाहर निकल गई तो आरबीआई ने क्या किया? एक्सेस मनी सिस्टम में डाली। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ? आरबीआई ने एक्सेस मनी सिस्टम में प्लान की। अब ये एक्सेस मनी सिस्टम में आती कहाँ से है और एक्सेस मनी सिस्टम से जाती कहाँ है, इसके लिए हम लोग आरबीआई के जो कंपोनेंट्स है ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है तो 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट काम लेती है, एक क्वांटिटिव और दूसरा क्वालिटिव। गुणात्मक इनको कहते हैं गुणात्मक और इसको कहते हैं चयनात्मक। ठीक है मित्रों, यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि आरबीआई 2 तरह की मॉनेटरी पॉलिसी जो इशू करता है तो 2 तरह के प्रोडक्ट काम लेता है, गुणात्मक और एक चयनात्मक। ठीक है, गुणात्मक के मारे क्या हुआ? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया या कम कर दिया। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिर हमारा एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ जिनको कहते हैं ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन।
क्वालिटी में क्या हो गया, हमारा क्रेडिट कंट्रोल हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गई। ये सब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। आपको हर पॉइंट को मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट कैसे काम करता है, किस प्रकार से मनी सप्लाई की इफेक्ट होती है। और उसके बाद में आते हैं हमारी पीएसएल, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। किसी सेक्टर में हमने लैंडिंग को बढ़ा दिया, किसी सेक्टर में लैंडिंग को कम कर दिया। और उसके बाद में हमारा एक मोरल प्रेशर भी आरबीआई क्रिएट करती है क्रेडिट राशनिंग का, ठीक है, कि किसको कहीं पैसा ज़्यादा दे दिया, कहीं पैसा कम दे दिया। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू करती है। और इन सारे प्रोडक्ट को यूज करके क्या करती है दोस्तों, वो कमिटी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जो हमारा कल का वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट काम करते हैं, सीआरआर, एसएलआर क्या है, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। जो हमारे बैंक्स हैं उनकी दो कैटेगरियां हैं, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, वो क्या होते हैं, ठीक है, एसएलआर। तो ये सारे पॉइंट हम लोग दोस्तों कल की जो हमारी क्लासेस होगी उसके अंदर हम लोग डील करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरा जो कोड है एनकेएस लाइव, इस कोड का आप यूज कीजिए दोस्तों। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अपने दोस्तों, अपने मिलने वाले सबको बोलिए कि वो एनकेएस लाइव के द्वारा अपना कोड यूज करें। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं दोस्तों फिर से।